हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार क्लियर कीजिए प्यारे बच्चों, और जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए क्योंकि क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। और आपको पता है कि ये क्लासेस कब चलती है, तो सभी प्यारे बच्चों को पता है कि ये क्लासेस सर जी 5 AM में रेगुलर चलता है। और आज क्या होने वाला है? तो आज होने वाला है केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है उसका पार्ट 3। क्या होने वाला है बाबू? पार्ट इसका 3 होने वाला है। आज क्लियर हो जाएगा, आज यानी सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपने इसका जो 2 पार्ट जो है ना, ये जो 2 पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा है ना तो प्लेयर लिस्ट में आपको इसका मिल जाएगा लिंक, जाके आप इसको देख लीजिएगा। प्लेयर लिस्ट में वीडियो ही है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं देखिएगा तो आपको ये भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन तैयारी करें तो फटाफट से प्यारे बच्चों वो 2 पार्ट आप देख लीजिएगा। चलिए, पूछना ही भूल गए कि आप सब कैसे हैं, तो एक बार बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। सब चीज ठीक है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे फटाफट से चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी क्या कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। इतना काम आपको फटाफट से कर देना है। उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, नंबर नोट कीजिए बाबू मेरा 9135742024। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, ये नंबर नोट कीजिए। आप इस पर सिंपली मैसेज कीजिए, हाय हेलो कुछ भी कीजिए, लिंक जाएगा, दबा के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। नहीं तो लाइव चैट में लिंक है, फटाफट से उसको दबा के ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद से प्यारे बच्चों, अगर आप लेना चाहते हैं ऑल चैप्टर का, ऑल सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ, तो आपको ओनली 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलने वाला है। क्या बाबू? ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्या मिलने वाला है? पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है। क्या? तो यहाँ पे आप इसको फटाफट से ले लीजिए। और यहाँ देखिए आपको अंत में गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, अंत में आपको गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा, और ये 499 आपको एक बार देना है पूरे एग्जाम तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फटाफट से ले लीजिए। अगर ये लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा, अगर ये आप लेना चाहते हैं तभी इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, 6299248935। फटाफट से आप इस पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। चलिए, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए हमने केमिस्ट्री पढ़ रखा है, और केमिस्ट्री में हमने पार्ट, यहाँ देखिए जो 1 था, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, उसका पार्ट 1 था, उसमें पढ़ा था कि मोल रता क्या होता है, मोल रता क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हेनरी का नियम क्या है, रावल का नियम क्या है, आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, विलयता क्या है, सोलबिलिटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा था। संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, यानी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको हमने समझ रखा है, दिमाग में बैठा रखा है सभी प्यारे बच्चों को। तो यहाँ पे आज भी वैसा ही क्लास होगा, 100% रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। 100% गारंटी है कि आप आए हैं आस्क बोर्ड पे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं है, और रटने वाला काम जिंदगी में कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी बच्चे यस बोल दीजिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। और जहाँ पे रट्टा मराई होता है वहाँ पे जाइएगा भी मत। ठीक है, यहाँ आप देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो कोई निश्चित टेम्परेचर पे कोई द्रव उबलने लगे, कोई निश्चित तापमान हो जिस पे क्या कोई द्रव उबल जाता है, उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये तो बहुत आसान, बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या? नीचे से ऊपर जाना। अवनमन का मतलब क्या? ऊपर से नीचे आना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन, और इसका डेफिनेशन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले समझिए, किसी शुद्ध विलायक में, विलायक जैसे क्या हो गया, विलायक हमारा हो गया पानी। देखिए विलायक हमारा हो गया, समझिएगा सभी बच्चे, यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट हैं पहले तो समझिएगा, समझ लीजिएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम बोलेंगे कि बाबू समझिए। तो यहाँ देखिए शुद्ध विलायक क्या हो गया, हमारा पानी क्या है, शुद्ध विलायक है। और क्या है, हमारा दूध जो होता है, दूध जो होता है हमारा क्या होता है, शुद्ध विलायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है। तो किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए, या कोई वैद्युत अनपघट्य विलय चीज मिला दिया जाए। अब बोलिएगा सर जी वे ये अवाष्पशील विलय क्या होता है, या वैद्युत अनपघट्य पदार्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इतना याद रखना है कि जिस ऐसा जलीय विलयन, ध्यान रखिएगा, ऐसा जलीय विलयन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, जिसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघट्य कहते हैं, समझिएगा। और वैद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं, तो वैसा जलीय विलयन जिससे विद्युत धारा का प्रवाह न हो, उसे वैद्युत अनपघट्य विलयन कहते हैं। वैद्युत अपघट्य विलयन का एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, NaCl हो गया। NaCl हो गया ना, इसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं, Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस आयन होता है। तो ये जब जल में घुलिएगा ना, तो ये आयन
से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। जबकि यहाँ पे आपको याद रखना कि यूरिया घोल दीजिएगा ना, यूरिया क्या होता है, यूरिया एक वैद्युत अनअपघट्य का उदाहरण होता है। इसको जल में घोलिएगा और बोलिएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह हमारा आसानी से हो जाए, तो प्यारे बच्चों कभी नहीं होने वाला है। तो इसी को वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको कैसे बनाना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग समझिएगा, और हम आपको समझाने का 100% कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जितना बेहतरीन हो सके हम आपको दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देने पे या वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला देने पे विलायक की क्या होती है, वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्या होती है, विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं क्या, क्वथनांक का उन्नयन। यानी क्या, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऊपर जाना, वृद्धि होना, उसी को तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को का वृद्धि होना, यानी क्वथनांक का उन्नयन होना। तो यहाँ पे उसी को बोलते हैं। जैसे एक बार हम आपको फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे। हम बाबू जब तक समझाएंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना ध्यान रखिए। ऐसे टीचर है प्यारे बच्चों, जिसका नसीब सही होगा वही आस्क बोर्ड से पढ़ेगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है, कंटेनर है। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी बच्चे। इसमें क्या, ये क्या है, कोई शुद्ध विलायक है। विलायक मान लीजिए इसमें पानी भरा पड़ा है। क्या है प्यारे बच्चों, पानी है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये शुद्ध क्या है, विलायक है। आप बोलिएगा कि विलायक है, साफ साफ लिख देते हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको नहीं समझ में आता है इतना समझाने के बाद। ठीक है, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देने पे, अवाष्पशील मान लीजिए कि यूरिया हो गया, हम एल्कोहल भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील मिला देने पे इसके जो विलायक है ना, ये विलायक है, इसके क्वथनांक में अचानक से वृद्धि हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, यानी क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर अधिक होना। तो इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्लियर हो गया ना, सही सही बताइएगा, समझ में आ गया कि नहीं, 100% आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि किसी शुद्ध विलायक में, कोई शुद्ध विलायक है, इसमें अवाष्पशील विलय या वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाने पे इसके जो क्वथनांक होगा ना, इसमें जो वृद्धि होगा, उसी को बोलेंगे क्या, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों, एक बार बता दीजिए। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम आपको लिख देते हैं और बता देते हैं कौन क्या क्या है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि इससे किससे, डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं। ठीक है, सूचित करते हैं, इससे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेल्टा यहाँ पे टीवी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1000 गुणे, प्यारे बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे केबी, और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि छोटा डब्लू बटा में क्या होता है, एम गुणे यहाँ पे ये बड़ा डब्लू होता है, और यही इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको इसको फॉर्मूला ये याद रखना है, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन होगा। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया कि नहीं, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है। अभी हम आपको बताने वाले हैं किसमें कौन क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो डेल्टा टीवी है हमारा क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है। यहाँ पे लिखने का तो जगह नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा कि डेल्टा यहाँ पे जो टीबी होता है क्या होता है, क्वथनांक का यहाँ पे क्या होता है, उन्नयन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे केबी क्या होता है, जो केबी होता है ना, केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मोलल उन्नयन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, मोलल उन्नयन क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। देखिए 1 मिनट मिटने लगा, इसलिए इस पे पढ़ाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है, लिखने पे। नोट 3 हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा। क्या होता है, मोलल उन्नयन यहाँ पे ये क्या होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। यहाँ पे देखिए W यहाँ पे छोटा W है, छोटा W का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखनी है कि ये क्या होता है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि छोटा W का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, तो हम आपका कमेंट देख रहे हैं प्यारे बच्चों। छोटा W को के मतलब क्या, विलय का भार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विलय का भार हो जाएगा, विलय का ये हो जाएगा भार, याद रखिएगा। और बड़ा W क्या होता है, विलायक का भार होता है, विलायक का भार हो गया। अब क्या बच रहा है हमारा N, यहाँ पे क्या होता है, ये विलायक का अनुभार होता है। क्या होता है, विलायक का
अनुभार हो जाएगा। क्या होगा? अनुभार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ लेना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो किसी शुद्ध, यहाँ पे क्या, किसी शुद्ध, आपको याद रखना है कि विलायक में कोई अवाष्पशील विलाय देने पे विलायक का क्वथनांक में वृद्धि हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है? तो मोलल उन्नयन कहलाता है स्थिरांक। ठीक है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है और मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है ये हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी वी इक्वल टू 1000 गुणे क्या होता है? के बी गुणे छोटा डब्लू बटा एन गुणे बड़ा डब्लू, जिसमें ये टी बी क्या होता है? जिसको किससे? क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टी बी से, यानी क्वथनांक का उन्नयन हो गया। और ये के बी क्या हो गया? के बी का मतलब होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, के बी का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों की क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, अब यहाँ देखिए छोटा डब्लू का मतलब क्या हो गया? छोटा डब्लू का मतलब हो गया विलय का भार, और बड़ा का मतलब क्या हो गया? बड़ा डब्लू का विलायक का भार हो गया। उसके बाद से एन का मतलब क्या? विलायक का अनुभार हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए यहां पे आपको याद रखना है। ठीक है, ये इतना हो गया प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया ना? ये एन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये विलय का अनुभार हो गया। ये विलय होता है ना, ये विलय का अनुभार हो गया। ठीक है, एन छोटा एन क्या होता है? विलय होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये विलय का अनुभार हो गया। ठीक है, विलय का अनुभार हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब चलिए प्यारे बच्चों, इतना तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक पे। अब देखिए ये क्वेश्चन सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? तो किसी विलायक की 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली जितने भी वृद्धि होती है ना, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या किया जाता है समझिएगा कि यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लोग केबी से सूचित कर रहे थे। देखिए जैसे हम अभी आपको बताएं कि केबी क्या होता है, यहाँ पे केबी क्या लिखे हैं? क्वथनांक का उन्नयन, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, है ना? यहाँ पे आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको याद रखिएगा, चलिए प्यारे बच्चों अब आता है एक टॉपिक। अब यहाँ पे आता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो किसी विलायक की 1000 ग्राम में, कोई भी विलायक हो, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, किसी विलायक की 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील पदार्थ, जैसे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ हो, अवाष्पशील पदार्थ हो, उसके 1 मोल को घोलने पर, यानी 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जितना भी वृद्धि होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर कर लेना है। और मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला भी प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है, जिसे हम लोग केबी से, और यहाँ आप देखिए या के 100 से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना याद कर लेना है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा केबी से भी यहाँ पे इसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? 1000 में क्या करना है? ये के बी, और यहाँ पे इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों छोटा डब्लू, बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे विलायक का यहाँ पे अनुभार गुणे यहाँ पे विलय का अनुभार बटा विलायक का यहाँ पे क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। तो यही होता है हमारा क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, इतना क्लियर कर लेना है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलय पदार्थ, ये क्या होता है? अवाष्पशील विलय पदार्थ 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगा ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। इसका फॉर्मूला यही होता है, जिसको हम लोग डेल्टा केबी से सूचित करते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया होगा 100%। तो यहाँ पे ये 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हिमांक का अवनमन। अवनमन का मतलब क्या? नीचे जाना। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जमने लगे। हिमांक का मतलब क्या? जमना। हिमांक का मतलब क्या? किसी भी प्यारे बच्चों किसी भी पदार्थ का जमना, यानी हिमांक का अवनमन। यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी किसी भी पदार्थ का जमना क्या कहलाएगा? प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अवनमन यहाँ पे हिमांक कहलाता है। ठीक है, हमको पढ़ना है हिमांक का अवनमन। तो देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है? तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है, विलायक का हिमांक कम हो जाता है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको याद रख लेना है। सभी प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। देखिए जैसे हम आपको क्या बताए थे कि किसी शुद्ध विलायक में, ये क्या है हमारा पानी है, ये विलायक है, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरिया घोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, शुद्ध विलायक है। किसी शुद्ध विलायक में क्या कर रहे हैं, किसी यूरिया को घोल रहे हैं। यह ध्यान रखिएगा कि किसी शुद्ध विलायक में कोई वैद्युत अनपघट्य यानी कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों कम हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, जिसे हम लोग डेल्टा यहाँ पे याद रखिएगा कि टीएफ से सूचित करते हैं, यानी आप देखिए फ्रीजिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही बढ़िया। हिमांक का मतलब जमना, यानी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब कम होने लगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसी को कहेंगे हिमांक का अवनमन। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया होगा, 100% है। अब चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला यहाँ पे टॉपिक क्या है, और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रासरण क्या होता है, प्रासरण यानी ओस्मोसिस क्या होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है, यहाँ पे एक पहले फिगर बनाते हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए विलयन है। विलयन कैसे बनता है, तो जिसमें विलायक और विलय दोनों होते हैं, ये हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक ना, ये हमारा विलायक हो गया। ठीक, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, क्या है यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना आपको याद कर लेना है कि ये प्रासरण क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, विलायक का जो अणु है इसका अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर का प्रवाह, यानी ये विलायक से क्या होता है, विलयन की ओर जो प्रवाह होता है, जो प्रेशर लगाना पड़ता है प्यारे बच्चों, जो प्रवाह इसका होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रासरण। प्रासरण प्रासरण तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे प्रासरण क्या होता है, तो विलायक के अणुओं का, जो विलायक है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ये क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली है, उससे होकर शुद्ध विलायक, यहाँ पे याद रखो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह, यानी शुद्ध विलायक से क्या हो गया, विलयन की ओर प्रवाह करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रासरण की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब पूछेंगे ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, जिससे केवल विलायक के अणु ही पार कर जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि जिससे क्या हो, केवल विलायक के अणु ही प्रवाहित हो, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए वे झिल्ली जिनमें केवल विलायक के अणु का ही प्रवाह होता है। हम अभी आपको बताएं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक, जैसे पानी है तो पानी एकदम शुद्ध पानी का ही वो क्या करेगा, प्रवाहित होगा उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होके। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। तो यहाँ देखिए वे झिल्ली जिनमें केवल विलायक के अणु ही प्रवाहित होते हैं, अर्थात उसमें केवल विलायक के अणु ही आर पार निकल पाते हैं, विलय पदार्थ के अणु का प्रवाह नहीं होता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए पानी है और प्लस चीनी है, याद रखिएगा प्लस क्या है, चीनी है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या निकलेगा, यहाँ पे मान लीजिए कि लगा है क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य यहाँ पे क्या लगा है प्यारे बच्चों, झिल्ली लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि पानी प्लस चीनी है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल कौन सा पार करेगा, तो विलायक के अणु, यानी पानी पार करेगा, लेकिन चीनी का जो कण होगा वो पार नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली वो होता है जिससे क्या होगा, जिससे विलायक के अणु ही क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। यहाँ पे ये अर्धपारगम्य झिल्ली लग गया, इधर क्या है, विलयन है। विलयन का मतलब क्या, मान लीजिए कि चीनी प्लस पानी है, तो यहाँ पे जब इसका प्रेशर लगाया जाएगा, जब ये जाएगा तो यहाँ पे क्या उधर जाएगा, तो ओनली पानी जाएगा, खाली विलायक निकलेगा, यानी क्या होगा, विलायक ही इधर आएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु ही प्रवाहित होते हैं, उससे उसी को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन आइए कि यहाँ देखिए प्रासरण दाब, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जितना भी बाह्य बल होता है, उसी को हम लोग प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद कर लेना है।
ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उस पर दाब लगाना है, जबरदस्ती उसको दाब लगाना है। तो दाब जबरदस्ती लगाइएगा तो उसमें क्या पार होगा, तो उसमें विलायक के अणु ही पार होंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, अब विलायक है उसके प्रवेश को रोकने के लिए जितना भी बल लगाया जाएगा ना, उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर। जितना भी बल लगाया जाएगा जिससे वो रुक जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र के पानी को कैसे लवणहीन किया जाता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर उल्टा परासरण के द्वारा। यहाँ पे आपको याद करना है उल्टा परासरण के द्वारा, यानी क्या हो जाएगा, ये समुद्री जल है, यहाँ पे याद रखना है, ये क्या है, समुद्री जल है, कौन, ये क्या है, समुद्री जल है। तो इसको बोला जा रहा है कि उल्टा परासरण के द्वारा क्या होगा, इसको लवणहीन कैसे किया जाएगा। तो जब ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो जब इस पे प्रेशर लगाया जाएगा ना, तो क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक यानी शुद्ध जो जल होगा ना वही निकलेगा। बाकी इसके साथ जो अणु होंगे ना, जैसे बहुत सारा होता है समुद्री जल में, सोडियम हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे इधर ही रह जाएंगे। लेकिन पारगम्य झिल्ली से कौन निकलेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही निकलेंगे। तो यही होता है प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर और उल्टा परासरण जो होता है प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा हम लोग समुद्र के जल के पानी को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। और हमारा क्या होता है, विलियन चैप्टर समाप्त हो जाता है। क्या होता है, विलियन चैप्टर हमारा हो जाता है समाप्त। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि ये हो गया समाप्त हमारा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर दीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये अनुसंख्या गुणधर्म होता है कौन, तो परासरण आप पूछ देगा क्या है, तो ये अनुसंख्या गुणधर्म है। ठीक है, तो इतना क्लियर कर लीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट से ले लीजिएगा, इतना आपका पूरा क्लियर हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे कब, तो शाम वाला क्लास में मिलते हैं, रात में 8 PM में अब मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो जल्दी जल्दी आइएगा और 100% क्लियर भी होगा, क्योंकि थ्योरी हमने पूरा करा रखा है इसका। तो मिलते हैं इस अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा कि पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।